Very good afternoon. क्लास पीपीटी शेयर हो रहा है, आपको शो हो रही है पीपीटी? ओके। और वॉइस ऑडिबल है, आपको सुनाई दे रही है? यस, सब क्लियर है। चलिए। सो क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नाबार्ड के बारे में, ठीक है? क्लास कोई न्यू स्टूडेंट है क्या इस बैच में? कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है इस बैच में? गुड आफ्टरनून अमरजीत। आई एम आस्किंग कि कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है इस बैच में? यस, हरिमोहन आप न्यू हैं या आपने क्लास अटेंड नहीं की थी? ओके। सो चलिए, देखिए हरिमोहन, वैसे मैं डिस्कस तो कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, बट मैं थोड़ा सा प्रीवियस एक रिवीजन ले लेता हूँ, ठीक है? प्रीवियस रिवीजन ले लेता हूँ कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आपका नाबार्ड, दैट इज योर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? नबा है क्या? नबार्ड हमारा ना, एक्चुअली आपने शायद सुना होगा कि हमारे बैंक्स के ना अलग अलग टाइप्स हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं आपके, पब्लिक सेक्टर बैंक जो कहलाते हैं कमर्शियल बैंक बेसिकली। उसके साथ साथ आपके डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है? और कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी होते हैं। तो बेसिकली हम नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड आपका एक नेशनल बैंक है जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, मोस्ट वांटेड टॉपिक है ये नाबार्ड, तो इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। तो नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, कब? 12 जुलाई 1982 में, ठीक है? इसके जो चेयरमैन थे उतने अभी जो है चेयरमैन, करंट चेयरमैन, दैट इज गोविंदा रोजुलू चिंतला। इनका इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है? और नाबार्ड जो है वो एक अपेक्स बॉडी है, सबसे टॉप बॉडी है, जो कि आपका डेवलपमेंटल करता है। मतलब ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करता है। और बेसिकली ये किसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है? रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। और उनको साथ के साथ जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, मतलब क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम भी किसका है? नाबार्ड का है। नाबार्ड को स्टैब्लिश जो किया गया था बाय द कमिटी, दैट नेम इज बी शिवरमन कमेटी, जो कि आपकी इनके रेकमेंड पर ये स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में, ठीक है? इसी के साथ मैंने ये जब डिस्कस किया था तो आपको ये बताया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा था, कि जब इकोनॉमी में पूरी तरीके से ये देखना था कि क्रेडिट बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कमेटी सेट की गई थी जिसको क्राफी कार्ड बोला गया था 1979 में। यानी रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो डिपॉजिट जा रहा है वो पूरी तरह से कितना हेल्पफुल है, कितना नहीं है, उसके लिए आपकी क्रेफी कार्ड कमेटी बनाई गई थी, जो कि 1979 में बनाई गई थी, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि ये कमेटी पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं दे पाई, और तब आपका क्या बन गया था? नाबार्ड बन गया था, ठीक है? ये जो कमेटी थी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई थी। मानस खन्ना जी, सर, व्हाट डू वांट टू से मानस? जनरल अवेयरनेस सर? ये जनरल अवेयरनेस ही चल। ओके। ओ माय गॉड मानस, मतलब इट्स सो शॉर्ट। मेरे दिमाग में तो सिर्फ जीएस से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस था।
मतलब हद है, इतना शॉर्ट कौन लिखता है भाई? चलिए, तो इस ग्राफिक कार्ड के बाद जब आरबीआई ने ग्राफिक कार्ड को बनाया, तो ग्राफिक कार्ड इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा रूरल एरियाज के डेवलपमेंट को देखने के लिए। तब जाकर आपकी क्या बनाया गया, नाबार्ड को बनाया गया। और उस टाइम पर एक्चुअल में जो शेयर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों का 50-50% था नाबार्ड को बनाने के लिए। ठीक है, जो इनिशियल पेड ऑफ दिया था नाबार्ड के स्टैब्लिशमेंट के लिए वो आरबीआई और आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने 50-50% किया था, और टोटल कंट्रीब्यूशन बैठा था 100 करोड़ का। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आरबीआई पूरी तरह से हट गया था, और ये पूरा काम किसको सौंप दिया गया, नाबार्ड को सौंप दिया गया कि तुम पूरी तरह से रूरल एरियाज का डेवलपमेंट देखोगे। और साथ के साथ आरबीआई ने अपनी कुछ बॉडीज, जिन बॉडीज के थ्रू आरबीआई ये सब रेगुलेट करता था रूरल एरियाज का डेवलपमेंट, वो भी किसको दे दी, उन्हें नाबार्ड को दे दी। कौन कौन सी ऐसी बॉडीज दी जो मैंने आपको बताई थी? फर्स्ट वन जो थी आपकी, दैट वाज एसीडी, जो कि आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट के लिए काम करती थी। सेकंड थी आपकी आरपीसीसी, जो कि रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल था। एंड थर्ड था आपका एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये तीनों आपकी सौंप दी गई थी किसको, नाबार्ड को। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नाबार्ड है उसके फंक्शंस, रोल्स डिस्कस किए थे। मैंने ये सब बता दिया था कि नाबार्ड जो है एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो कि सारे पब्लिक मैटर्स को डील करता है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट से रिलेटेड। ठीक है, साथ के साथ ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, जो कि फाइनेंस के ऊपर रीफाइनेंस, मतलब फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस दे सकती है। रीफाइनेंस एजेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत से रूरल एरियाज में डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाता है तो दोबारा से फाइनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती है। एंड थर्ड बताया था कि इसके लिए, इसका जो काम है, बहुत सारी स्कीम्स को भी फॉर्मुलेट करना और बहुत सारी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट करना, जिसके थ्रू रूरल एरियाज के लोगों को उन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड बातों का पता चलता रहे। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये जो है ये मतलब नाबार्ड को कोऑर्डिनेट करने के लिए ना आपकी मतलब अलग अलग तरीके से इनके फाइनेंस मिलते हैं। इनको कहाँ कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो मिलता ही है, स्टेट बैंक से भी मिलता है, साथ के साथ आपके कुछ अनदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं, इसमें फंडिंग करते हैं। ठीक है, साथ के साथ इट प्रिपेयर्स द रूरल क्रेडिट प्लान्स, यानी पूरी कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए एनुअली कितना कितना क्रेडिट जाना चाहिए रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, ये भी प्लान कौन करता है, नाबार्ड करता है। साथ के साथ इट ऑल्सो प्रमोट्स द रिसर्च इन रूरल बैंकिंग एंड द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये प्रमोट करता है रूरल बैंकिंग को। रूरल बैंकिंग में मैंने आपको शायद डिस्कस किया था आरआरबी के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स, वैसे अभी और भी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो रीजनल रूरल बैंक्स को भी प्रमोट करना किसका काम है, नाबार्ड का काम है। साथ के साथ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में भी आरआरबी को इंक्लूड करना, पेनिट्रेट करना, ये सब भी किसका काम है, नाबार्ड का काम है। उसके साथ आई डिस्कस्ड अबाउट द एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड। क्लास आपको याद है ना, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। यस सर। ओके, कहीं ये तो नहीं सोच रहे सर इतना फास्ट फास्ट जा रहे हैं और ये पता नहीं कब, क्योंकि आपकी आई थिंक 27 को क्लास हुई थी नाबार्ड की, तो मैं इसलिए थोड़ा सा रिकॉल ले रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए बातें। ठीक है, हाँ हाँ, ये भी हो गया था, एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज भी हो गई थी। ओके, सो ये आपके एसोसिएट्स में फर्स्ट है बर्ड, जो कि आपके बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, यानी जो बैंक्स का फंड्स वगैरह वो सब कौन देखता है, बर्ड देखता है। अच्छा, आई हैव से मैंने आई हैव सेड यू दैट कि आप इसके ना वो करके आओगे, कब कब स्टैब्लिश हुए थे ये ईयर्स, शायद मैंने ऐसा कुछ कहा था क्लास, याद आ गया मुझे। आप सब तो सोच रहे थे कि बच जाओगे आप और सर भूल जाएंगे, सर पूछेंगे नहीं। करके आए हो क्लास? अच्छा चलो, फिर लास्ट की क्लास जैसे ही मैं end करूंगा तब मैं आपसे पूछता हूँ इनके बारे में। ठीक है, अभी तो तरोताजा होगा दिमाग में, तो थोड़ा भूल भुलैया होने तो फिर पूछूंगा। सही है प्रज्ञा, फॉरगॉट, मतलब बैंक एग्जाम क्रैक करना है ना प्रज्ञा? बातों को लाइटली ले रहे हो प्रज्ञा? मानस खन्ना, आप अमरजीत
का नंबर पर्सनल क्यों नहीं ले लेते हो भाई? मानस, आप उसे पर्सनली पूछ लिया करो, हाउ इज ही। मानस, आप पर्सनल नंबर ले लो। अच्छा प्रज्ञा, कोई बात नहीं, चलो आपने रिवीजन लिया ना, इट्स ओके। अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने रिवीजन तो लिया। और कोई दुख? अमरजीत, ऐसा करते हैं, आज आप दोनों अपनी चैट्स कर लो कि कैसा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सब चीजें डिस्कस कर लो। ठीक है? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं, आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म टू चैट बिटवीन यू, और आपको दोनों को बात करने का यहीं पर मौका मिलता होगा। सर वो पूछा इसलिए मैंने बोला। हाँ सही बात है, वो मैं यही तो कह रहा हूँ अमरजीत, व्हाई डोंट यू गिव योर पर्सनल नंबर टू मानस? आज दे दूंगा सर। ओके ठीक है, नहीं सर, इसी बहाने सबको पता चल जाता है कि सब ठीक है कि नहीं। मानस, प्लीज डोंट डू इट अगेन, आई होप सो एंड यू विल नॉट डू इट अगेन। आप पर्सनली करिए ये सब चीजें, ठीक है? और पर्सनली आप पूछा करो जो पूछना है। यहाँ सब क्लास में अच्छे हैं, मैं पूछ लेता हूँ सब कैसे हैं, ठीक है? ये सब्सिडीज बता दी थी, नाबार्ड की, नापकॉन्स, नापफिन्स, नापकिसान और एबीएफसी बता दिया था। उसके बाद मैंने फंड्स जो मैनेज करते हैं नाबार्ड के, वो कौन करता है? आरआईडीएफ, एलटीआईएफ और एमआईएफ, ठीक है? इन सब के नाम में इनके वर्क छुपे हुए हैं, वो भी मैं बता चुका था। उसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट थिंग, दैट इज गवर्नेंस, ठीक है? जो मुझे बताना था आपको कि नाबार्ड के मेंबर्स कौन कौन होते हैं और कितने मेंबर्स यहाँ पर इस फंक्शन को पूरे को संभालते हैं, इसकी फंक्शनरीज में हेल्प करते हैं, ठीक है क्लास? सो नाबार्ड में फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपकी बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? एक तो नाबार्ड के चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक है? देखिए मैंने नाम यहाँ पर किसी के मेंशन नहीं किए हैं, बिकॉज नाम मेंशन ना करने का मैं रीजन दे चुका हूँ, क्योंकि वो आपके अपडेट होते रहते हैं, तो आपको उसी टाइम पर देख के जाना होगा जिस टाइम पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है? एक हफ्ते 2 दिन पहले देख के चले जाइएगा, क्योंकि आता है पेपर में। तो गवर्नेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फर्स्ट कौन होता है इनका? द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के बाद आते हैं आपके 3 डायरेक्टर्स फ्रॉम द अमंगस्ट एक्सपर्ट्स। 3 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सपर्ट किस में होना चाहिए? रूरल इकोनॉमिक्स में, रूरल डेवलपमेंट में, विलेज एंड कोटाज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा क्लास, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? हाउ कैन यू डिफाइन दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? हैव यू हर्ड अबाउट एमएसएमई ना? एमएसएमई सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यू हैव हर्ड अबाउट दीज ना? यस। तो स्मॉल, माइक्रो एंड ये मीडियम कैसे डिफाइन होता है? क्योंकि कुछ चीजें तो आप मेरे से ना ऐसे डिस्कस भी नहीं करते हो, शायद मुझे ये लगता है कि आपको पता होगा, एंड मैं भी उनके आगे ऐसे कंटिन्यू कर देता हूँ। जस्ट मिनिमम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, हरिमोहन यादव। टर्नओवर और कैपिटल के अकॉर्डिंग, यस। देखिए मेन जो होता है वो तो आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है, जो हरिमोहन ने बोल भी दिया है। हरिमोहन ने बताया कि स्मॉल जो है वो मिनिमम 2 लाख इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम हरिमोहन, हरिमोहन मैक्सिमम ओवर 10 लाख। हरिमोहन देख लो आप, सही जा रहे हो, मतलब फिर मीडियम में क्या होता होगा? अबव 10 लाख। सर सर पता नहीं, मोबाइल पड़ा था भूल गए। अच्छा अच्छा, भूल गए हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राहुल कुछ कहना चाहते हैं? देख, स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं ना, वो स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना आपका 2 करोड़ टू 4 करोड़ मैक्सिमम होता है। मिनिमम 2 करोड़ और मैक्सिमम 4 करोड़। मीडियम वाले में आता है 4 करोड़ टू 10 करोड़, ठीक है? ठीक है क्लास? ओके। सो एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं 3
डायरेक्टर जो कि आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, साथ के साथ पर्संस हैविंग द एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, वो पर्सन जिन्हें एक्सपीरियंस होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, रीजनल रूरल बैंक्स का और कमर्शियल बैंक्स में भी, ठीक है, और एनी अदर मैटर विद द स्पेशल नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस व्हिच इज कंसीडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज यूजफुल टू द नेशनल बैंक। होता क्या है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि इन सब चीजों में एक्सपर्ट है तो वो आपका डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट किया जा सकता है, इनमें से किसी में भी अगर एक्सपर्ट है तो उसकी पूरी हिस्टोरिकल चीजें जानकर, उसका प्रोफेशनलिज्म जानकर उसको अपॉइंट किया जा सकता है इन तीनों डायरेक्टर के लिए, ठीक है। साथ के साथ 3 डायरेक्टर्स लिए जाते हैं कहां से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये इकोनॉमिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। साथ के साथ 3 डायरेक्टर फ्रॉम द ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 ऑफिशियल जो कि अलग अलग इंडेक्सेस पे काम करते हैं इकोनॉमी पर। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में कितना जीडीपी मेंटेन हो रहा है या नहीं, इन सब स्केल्स पे अलग अलग क्या लिए जाते हैं, 3 डायरेक्टर्स लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। साथ के साथ 4 डायरेक्टर्स लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि हर एक स्टेट की जीडीपी को बताता है, हर एक स्टेट वाइज जो जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में बताते हैं। साथ के साथ सच नंबर्स ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये याद रखिएगा, ये जो डायरेक्टर्स है ना, 3 डायरेक्टर एक्सपर्ट्स वाले, 3 डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 3 डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट और 4 डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के, ये सब जो है ना ये अलग अलग एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इलेक्ट किए जाते हैं। कैसे, बाय द शेयर होल्डर अदर देन द रिजर्व बैंक, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर इंस्टीट्यूशन ऑन और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। होता क्या है एक्चुअल में ना, ये जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं ना, ये इलेक्ट किए जाते हैं उनके थ्रू जो कि नाबार्ड में शेयरिंग करते हैं। आरबीआई को छोड़कर जो भी नाबार्ड में शेयरिंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक और इंस्टीट्यूशंस, ये बेसिकली इसको इलेक्ट करते हैं, और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर इंक्लूड होता है, साथ के साथ सेंट्रल बैंक्स और जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स है ना, वो बेसिकली इनको इलेक्ट करते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। साथ के साथ the chairperson and the other director except elected by one shareholder and officials of the central government shall be appointed by the central government in consultation with RBI। लेकिन जो आपका चेयरपर्सन होता है और ये जो आपके 3 अमंगस डायरेक्टर हैं, ये चूज किए जाते हैं विद द आरबीआई के साथ कंसल्ट करने के, इसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करेगा तब जाकर आपके चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है क्लास। सो ये गवर्नेंस में आपके टोटल मेंबर ये आते हैं। अच्छा, गवर्नेंस से ना क्वेश्चन आपका बहुत रेयरली बनता है, लेकिन बता इसलिए दिया कि बनेगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है, तो एक बार गो थ्रू होकर जाएगा इससे भी। उसके बाद अगर हम बात करें, गवर्नेंस समझ आ गया ना, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब देखिएगा कि एक्चुअल में ना नाबार्ड के लिए आपकी एक सबसे पहले स्कीम बनी थी, जिस स्कीम को बोला गया था लीड बैंक स्कीम। एक्चुअल में ना ये चीज डिसाइड की गई कि हम कैसे नाबार्ड को फैसिलिटेट करें, कैसे नाबार्ड को लेकर जाएं और किस तरीके से डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो एक स्कीम बनाई गई थी, दैट वाज द लीड बैंक स्कीम, जिससे कि हम रूरल एरियाज में इस बैंक को पेनिट्रेट कर सके। और ये कब बनाई गई, 1969 में बनाई गई, ठीक है। और इस स्कीम में एक अप्रोच ली गई थी, जिस अप्रोच का नाम था सर्विस एरिया अप्रोच। सर्विस एरिया अप्रोच कह सकते हो या टारगेट एरिया अप्रोच। टारगेट एरिया अप्रोच में क्या था कि हम ना टारगेट एरिया अप्रोच में हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक रूरल एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स वाइज हम वहां के बेस्ट बैंक्स को देखेंगे और उन बेस्ट बैंक्स के साथ मिलकर ना उन्हें इस बैंक के बारे में बताएंगे, और साथ के साथ उनको ये भी बताएंगे कि अगर यहाँ पर हम स्मॉल स्केल के कुछ बैंक्स लाएं, लाइक आरआरबीज लाएं, तो वो किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो सर्विस एरिया अप्रोच नाम से पता चल रहा है कि एक टारगेट सेट कर लिया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाया जाएगा, वहां के बेस्ट बैंक्स के साथ जाकर मीटिंग की जाएगी और उनको आरआरबी के बारे में, साथ के साथ नाबार्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और वो इंफॉर्मेशन देने के बाद वो एक्चुअल में बैंक्स को पेनिट्रेट करवाना शुरू करवाएंगे हमारे साथ इंक्लूड होकर, ऐसा बोला गया था, ठीक है। सो बेसिकली ये जिसके थ्रू बोला गया था, देयर वाज अ कमिटी जिसका नाम था गडगिल स्टडी ग्रुप, गडगिल कमेटी और द बैंकर्स कमेटी, ठीक है। और ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी आरबीआई ने, ठीक है, इस कमेटी के थ्रू।
As per the studies by the committee, it was found that the rural areas were not able to enjoy the benefits of banking. ये ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि रूरल एरियाज तो पूरी तरीके से फैसिलिटीज को अवेल कर ही नहीं पाते हैं. साथ के साथ ऑल्सो दैट द कमर्शियल बैंक डिड नॉट हैव एडिक्वेट प्रेजेंस इन द रूरल एरियाज. और साथ के साथ आपने देखा होगा कि कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस इतनी होती भी नहीं है. एसबीआई बैंक आप देखते हो बहुत ज्यादा गांव में क्या आपको एसबीआई बैंक मिल जाते हैं? नहीं. तो हम ये कह सकते हैं कि उनको बेसिकली lack the required rural orientation which has hindering the growth of rural areas. तो बेसिकली होता क्या है, गांव देहात के लोग तो डरते हैं बेसिकली बैंक्स वगैरह में वो क्या ही जाएंगे. उन्हें लगता है कि यार बैंक जाना, टाइम कॉपी करना और बेसिकली बैंक में जाकर लाइन लगाना, ये सब चीजें कौन ही करेगा. तो वो अपनी सेविंग्स को इतना यूटिलाइज करने की सोचते भी नहीं है, सेविंग्स को बैंक में रखने की सोचते भी नहीं है. तो बेसिकली उनको हर तरीके से लाने के लिए बैंक्स में ये चीजें बनाई गई थी बाय द गडगिल कमेटी के थ्रू. To address this issue, it was decided that some areas in the sector will be given to the banks, whether private and public, in which that banks had to play a lead role in providing financial services to the people, making them aware about it. अब ऑब्वियस है कि जब रूरल एरियाज में बैंक्स होंगे तो गडगिल कमेटी ने यही सजेस्ट किया कि उनको पता चलता जाएगा कि उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज आ रही हैं और उनको क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकती हैं. इसलिए इस चीज को पेनिट्रेट किया गया और इस चीज को लाया गया लीड बैंक स्कीम के थ्रू. अब लीड बैंक स्कीम के थ्रू ना सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो हुआ था आपका आरआरबी का आना. ठीक है, लीड बैंक के थ्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या हुई? आरआरबी का आना, यानी रीजनल रूरल बैंक का डेवलपमेंट होना. तो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में देखिए क्या बात हुई थी. रीजनल रूरल बैंक जो थे ना वो स्टैब्लिश हुए थे 1975 में. ठीक है, रीजनल रूरल बैंक 1975 में जो स्टैब्लिश हुए उनके लिए एक ऑर्डिनेंस आया था. एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स बनते हैं ना उनके लिए एस्टैब्लिशमेंट पहले, उनका एक्ट बाद में आता है. ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, बाकी कमर्शियल बैंक्स के लिए अगर हम बात करें तो एक्ट पहले आता है, बनते वो बाद में. लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ना पहले उन्हें एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, देखा जाता है कि वो कितना मुनाफा दे पा रहे हैं, कितनी मतलब प्रोग्रेस में है. उसके बाद उनका एक एक्ट पास किया जाता है जिससे कि वो पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाते हैं कि हाँ एक रीजनल रूरल बैंक रहेगा. ठीक है, तो बेसिकली एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जो कि आपका सितंबर 26 1975 में पास हुआ था और उसके बाद आपका रीजनल रूरल बैंक एक्ट बना 1976 में. ठीक है, जिसने ये बोला कि हम रूरल एरियाज में, रूरल इकोनॉमीज में क्रेडिट को प्रोवाइड करेंगे और बाकी अदर फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करेंगे. साथ के साथ उन चीजों पर फोकस करेंगे जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं रूरल एरियाज के, लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या वो ट्रेड से रिलेटेड हो या कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हो और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी जितनी भी है रूरल एरियाज की, उन सब के लिए कौन देखरेख करेगा? रीजनल रूरल बैंक्स करेगा. और रीजनल रूरल बैंक्स उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा. क्लियर क्लास? तो जब रीजनल रूरल बैंक्स की ये सब बातें हुई ना तो हुआ क्या कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए थोड़ा सा सुन लो, डेवलपमेंट के लिए ना 3 लोगों ने पार्टिसिपेट करना मेनली शुरू किया. 3 लोगों ने पार्टिसिपेट कौन कौन थे? एक तो था आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दूसरे थे आपकी स्टेट गवर्नमेंट और जो थर्ड थे वो थे आपके स्पॉन्सर बैंक. ठीक है, 3 लोगों ने सपोर्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और थर्ड आपके स्पॉन्सर बैंक्स. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर था ना रीजनल रूरल बैंक्स को बनाने के लिए वो 50% का शेयर था. ठीक है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 15% का शेयर उन्होंने दिया था और बाकी स्पॉन्सर बैंक बचे. स्पॉन्सर बैंक ने जो दिया था वो 35% दिया था. एंड स्पॉन्सर बैंक कौन होते हैं? व्हाट इज स्पॉन्सर बैंक? क्लास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉन्सर बैंक? नो. यस मानस बोलिए, क्या डाउट है? पहले आप अपना डाउट बताइए. मानस बताइए व्हाट्स योर डाउट.
सबको आवाज तो आ रही होगी ना प्रॉपर? आई होप सो, आपको इशू ना हो। मानस, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। या तो आप टाइप कर दिया करो। नाबार्ड के अंडर आने वाले बैंक्स को सीआरआर मेंटेन करना होता है। नो मानस, सीआरआर इज फॉर द कमर्शियल बैंक, नॉट फॉर द डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड इज अ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है मानस। सो देखिएगा, एक्चुअली होता क्या है। क्या पूछा था मैंने? ओके हाँ, मैंने पूछा था कि आपके स्पॉन्सर बैंक हेल्प करते हैं और आपके स्टेट गवर्नमेंट और साथ के साथ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपका, ओके रेणुका, यस, देखिए सिंपल टर्म्स में समझिएगा। स्पॉन्सर बैंक वो होते हैं जो कि बेसिकली ना अपने बिहाफ पर किसी रूरल एरियाज में अपने बिहाफ पर कोई रूरल बैंक डेवलप करना चाहते हैं, रूरल बैंक स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा वो असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज करो किसी एक रूरल बैंक के लिए, रीजनल रूरल बैंक के लिए उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा एसबीआई ने पेमेंट किया, सपोज करो उसका शेयर एसबीआई का सबसे ज्यादा रहा, तो हम ये कहेंगे कि उस बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? एसबीआई है। तो एक्चुअली शेयर्स के अकॉर्डिंग ना स्पॉन्सर बैंक होते हैं जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको बिजनेस में कितना हेल्प होगा, मतलब बिजनेस किसका? किसानों का। क्योंकि वो जब अपना बैंक स्टैब्लिश करेंगे अपने नाम पर, तो वो ये बताकर चलेंगे कि आप इस बैंक से जाकर ये फैसिलिटीज ले सकते हो, आपको ये ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, साथ के साथ जितना भी फंड होता है लोगों को लोन के लिए चाहिए होता है, वो सारा भी वो स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड कराते हैं आगे। तो याद रखिएगा कि स्पॉन्सर बैंक मेन रोल प्ले करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली रूरल बैंक्स को डेवलप किया गया। उसके बाद जैसे ही रूरल बैंक डेवलप हुए ना, तो आपके करीब 25 आरआरबीज पूरे इंडिया में स्टैब्लिश किए गए थे हिस्ट्री में। 1975 के बाद बात हो रही है ये। ठीक है, तो टोटल 25 आरआरबीज को स्टैब्लिश किया गया ऑल ओवर इंडिया जैसे ही ये एक्ट बन गया। और आपका फर्स्ट आरआरबी जो बना, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, जिसका नाम था प्रथमा। प्रथमा बैंक, प्रथम बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, प्रथमा इज इन इंग्लिश। प्रथमा बैंक बना जिसका हेड ऑफिस मुरादाबाद यूपी में है, और ये स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। अब जैसे देखो ये नाम आ रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। ये क्वेश्चन ना इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आपका सबसे पहला आरआरबी कहाँ बना था? आरआरबी मुरादाबाद में बना था, प्रथम बैंक नाम था उसका, और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक। यानी सिंडिकेट बैंक ने इसमें सबसे ज्यादा शेयर स्पॉन्सर किए होंगे, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? स्पॉन्सर बैंक, सिंडिकेट बैंक का नाम दिया गया। ठीक है, उसके साथ आपका एक अनदर बैंक सेटअप हुआ, आरआरबी सेट हुआ एट दी मालदा वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम था गौर ग्रामीण बैंक। ठीक है, इसका जो स्पॉन्सर बैंक था वो कौन था? यूको बैंक था, यूसीओ बैंक। और ये बेसिकली फर्स्ट आरआरबी थी कहां पर? ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, यानी वेस्ट बंगाल की सबसे पहली आरआरबी जो बनी थी वो कौन सी थी? गौर ग्रामीण बैंक थी। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें, अदर 3 आरआरबीज बनी और गोरखपुर में, जिसका नाम था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फिर गोरखपुर में एक और बनी जो कि आपकी यूपी, उसका स्पॉन्सर बैंक जो था वो कौन था? एसबीआई था। फिर आपका हरियाणा में बना हरियाणा क्षेत्रीय बैंक, जिसका स्पॉन्सर बैंक था पीएनबी भिवानी के अंदर। और फिर आपका बना एक थर्ड, दैट इज इन जयपुर नागपुर में, जिसका नाम था अंशाल्य ग्रामीण बैंक, जो कि आपका स्पॉन्सर किया था किसने? यूसीओ बैंक ने। ठीक है, सो ये हिस्ट्री याद रखिएगा। बेसिकली इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि ये कहां पर स्टैब्लिश हुए, जैसे ईस्टर्न वाला मैंने बताया, और प्रथम वाला तो पूछा ही जाता है। तो ये बेसिकली सारे आरआरबी जो थे ना, आरआरबीज के बनने के बाद आरआरबीज ने जब फंक्शन शुरू करना शुरू किया, स्टार्ट हुआ, तो हुआ क्या कि आरआरबीज के फंक्शंस में ना कुछ चेंजेस देखने को मिले। कभी कभी ऐसा होता था कि आरआरबीज पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कंडीशन। क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं? क्योंकि जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है उन्हें। तो उस कंडीशन में होता क्या था
कि आरआरबीज को ना मर्ज करने की बात की गई। मर्ज करने की बात क्यों की गई? No, sponsor bank are not rural area bank actually, Renuka. Sponsor bank, simply you can say it's a commercial bank. रेणुका रूरल स्पॉन्सर बैंक तो सिंपली आप ये कहोगे कमर्शियल बैंक है। एसबीआई भी तो कमर्शियल बैंक है ना। आप कैसे कह सकते हो कि एसबीआई रूरल एरिया बैंक है? यहाँ पर देखो ना, लिखा है कि स्पॉन्सर किया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर में एसबीआई ने। ठीक है, तो बेसिकली जब लैक ऑफ फंड होता था, यानी लोग इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास भी और साथ के स्पॉन्सर बैंक्स के पास भी, तो आरआरबीज को मर्ज करने की बात की गई। और आरआरबीज को मर्ज करने की बात करने का मेन मुद्दा ये भी था कि अगर किसी रूरल एरियाज में मैं 2 आरआरबीज स्टैब्लिश करता हूं, तो क्यों ना मैं उन दोनों को एक मर्ज करके एक बड़ी आरआरबी बना दूं, जिससे कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर करके काम कर ले। क्योंकि अब एक आरआरबी अपने लेवल पे काम कर रही है, उसका स्पॉन्सर बैंक अलग है, दूसरी आरआरबी दूसरे बैंक स्पॉन्सर बैंक के लिए काम कर रही है, तो दोनों अपना अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। बट अगर उन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो दोनों एक सही लेवल पर काम करेंगे, क्योंकि दोनों के पास शायद इतना फंड आ जाएगा, दोनों के स्पॉन्सर बैंक मिलकर काम कर लेंगे। तो इसलिए बैंक मर्जिंग की बात की गई। तो टोटल अगर मैं बोलूँ ना, तो ऐसे आपकी टोटल 196 आरआरबी स्टैब्लिश हुई थी। 196 आरआरबीज स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन मर्जिंग होते होते ना अभी टोटल आपकी 56 आरआरबीज बची हैं। 56 आरआरबीज हैं ऑल ओवर इंडिया, और इन 56 आरआरबी को भी अभी बोला जा रहा है कि मर्ज कर दिया जाएगा, और मर्ज करने के बाद ये कह रहे हैं कि टोटल 36 आरआरबीज रखेंगे। ठीक है क्लास, तो पहले टोटल बनी थी 196, फिर मर्जिंग हुआ आपके 56 रह गए, 56 अभी हैं, और 56 को भी अब बोला जा रहा है कि मर्ज करके कितने कर देंगे, 36 कर देंगे। क्लियर क्लास? क्लियर हुआ क्लास इतनी बात? So regional rural banks were founded with the aim of developing banking institution that could also serve as commercial enterprise in the rural areas. ये बात मैं बता चुका हूँ कि आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, रीजनल रूरल बैंक्स को डेवलप करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो हेल्प करते ही हैं, साथ के साथ आपके जितने भी कमर्शियल बैंक है वो भी हेल्प करते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? उसके साथ अगर हम बात करें अब नेक्स्ट थिंग, तो आपका एक चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है नाबार्ड के लिए, दैट इज योर पीएसएल। और पीएसएल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इट्स द मोस्ट वांटेड टॉपिक ऑफ द नाबार्ड। ठीक है, पीएसएल। पीएसएल है क्या? देखिए, पीएसएल इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एक्चुअल में अब नाबार्ड को स्टैब्लिश तो कर दिया गया है। अब नाबार्ड को स्टैब्लिश करने के बाद नाबार्ड ये भी तो देखेगा ना कि किसको लैंड किया जाए मनी, किसको ना किया जाए। क्योंकि अगर मैं बोलूं सिंपल सी बात में, नाबार्ड के पास हर कोई जा सकता है रूरल एरिया से पैसे लेने के लिए, लेकिन उसके लिए कोई एक क्राइटेरिया तो सेट होना चाहिए। क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ एक कंडीशंस होनी चाहिए जिसके थ्रू उनको पैसा या फंड दिया जाए। तो बेसिकली उसी के लिए आपका क्या बना हुआ है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। नाम से पता चल रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी उस सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि वाकई में ही लैंडिंग का हकदार है, पैसे लेने का हकदार है। कैसे? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ना एक्चुअल में ना आरबीआई के थ्रू 28 दिसंबर 2018 में 8 कैटेगरीज दी हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में आती हैं, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में आने पर नाबार्ड उनको लैंडिंग करता है मनी। ठीक है, और ये प्रायोरिटी सेक्टर्स 8 हैं, जो कि आपके कौन कौन है? फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड है आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, थर्ड है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट, फोर्थ है आपका एजुकेशन, फिफ्थ आपका हाउसिंग, सिक्स्थ आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवंथ आपका रिन्यूएबल एनर्जीज, एंड दी एट्थ वन इज अदर्स। अदर्स में क्या आता है, आई टेल यू। अदर में आते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आते हैं वो लोग जो कि आपके छोटे छोटे स्केल्स पर कुछ काम कर रहे हैं, हैंडमेड चीजें बना रहे हैं, ऐसा कुछ कह सकते हो, हाथों के कारीगर हैं, ऐसे आते हैं अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजीज बोलते हैं उनको हम। ठीक है, तो बेसिकली इन आठों को ना आप याद रख सकते हो अमी हसरो। इन आठों को ना आप याद रख सकते हो अमी हसरो। सारे बैंक्स के लिए मैंडेटरी है लोन देना अकॉर्डिंग टू दी नीड प्रज्ञा। यस,
अमी हसरो, इससे याद रख सकते हो, ए इज हियर फॉर एग्रीकल्चर, एम इज फॉर एमएसएमई, E is for export credit, next E for education, H for housing, S for social infrastructure, R for renewable energy and 8 for other, O for other. Fine. तो आप ना ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है या कौन है, तो इन आठों में तो जो आ रहा होगा वो है, अगर आठों के अलावा कोई है तो वो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। अमी हसरो, क्लास बात समझ आ रही है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज बेसिकली अ रूल फॉर द बैंक जिससे कि प्रोवाइड कराया जाएगा लोन्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर ओनली, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। यानी नाबार्ड उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड कराएगा जो उसके प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, और प्रायोरिटी सेक्टर 8 है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि पीएसएल के लिए कौन कौन से बैंक्स, पीएसएल के लिए कौन कौन से बैंक्स लोन प्रोवाइड करा सकते हैं? क्योंकि नाबार्ड के पास पैसा तो कमर्शियल बैंक से ही आएगा, कमर्शियल बैंक से आएगा, तो कमर्शियल बैंक में तो आपके फॉरेन बैंक्स भी आते हैं। प्रज्ञा, क्या फॉरेन बैंक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी मींस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जीज क्या होते हैं रेणुका? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? यस, प्रीति ने बता दिया आंसर, जो कि आपके अगेन एंड अगेन यूज किए जा सकें। वाटर आपकी अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में वाटर आपका सोर्स है ना, जिसको हम टर्बाइंस लगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और वो वाटर दोबारा से मतलब आप देखते हो ना रेन की फॉर्म में दोबारा से अर्थ पर आता है, देन सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यस किरण, क्लियर रेणुका? दिस इज द कॉमन टर्म रेणुका, ठीक है। सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंड के लिए जो बैंक्स लोन दे सकते हैं वो आपके कौन कौन है? दैट इज योर कमर्शियल बैंक्स, और इवन फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, ठीक है। आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, आपके फॉरेन बैंक्स भी आते हैं आपके। और अच्छा, क्या पेमेंट बैंक्स आएंगे? क्लास पेमेंट बैंक्स आएंगे क्या पीएसएल में? यस नो, चलो एटलीस्ट आपको क्लियर है। यस, पीएसएल में आपके पेमेंट बैंक्स नहीं आते हैं, लेकिन ये बैंक्स ना लोन कैसे प्रोवाइड कराते होंगे पीएसएल में, मतलब क्या तरीका रहता होगा इनका, किस बेसिस पर इन बैंक्स का लोन लिया जाता होगा? अब बैंक के पास पैसा है, लेकिन बैंक के पास पैसा पूरा इनके लिए तो है नहीं, पीएसएल के लिए तो है नहीं। क्या लगता है क्या होगा, किस बेसिस पर ये लोन प्रोवाइड कराते होंगे? परसेंटेज फिक्स नहीं होती कनिका। यस, देखिए आरबीआई का सर्कुलर तो है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको ना मैं बता दे रहा हूं आपको। एक्चुअल में वन इज ऑफ योर थिंग जिसको हम बोलते हैं ए एन बी सी। व्हाट इज ए एन बी सी? ए एन बी सी इज बेसिकली हमारा, एनबीसी होता है एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट। एबीसी एएनबीसी होता है एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट। और एएनबीसी हम सिंपली अगर बोले ना, तो बैंक जितना आपका खर्च करता है, मतलब जितना कमाया बैंक ने, जितना उसके पास है, और जितना उसने खर्च किया, उन दोनों को माइनस करके जो बैंक के पास बचा है ना, वो उसका एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। और एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट का 40% एक्चुअली
एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट का 40% बैंक क्या कर सकते हैं, पीएसएल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करा सकते। तो ये परसेंटेज आपका आरबीआई चेंज भी कर सकता है, फिक्स नहीं होती है। और आरबीआई ये सर्कुलेट करता है कि एक्चुअल में आरबीआई नाबार्ड को सर्कुलेट नहीं करता, नाबार्ड सर्कुलेट करता है बैंक्स को, क्योंकि ना आरबीआई तो पूरी तरह से नाबार्ड से हट चुका है ना, आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं है नाबार्ड, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि नाबार्ड अपना खुद एक परसेंटेज सेट करता है कि इस बैंक को इतना देना होगा एएनबीसी के हिसाब से, ठीक है। सो एएनबीसी 40% फॉर द आपके कमर्शियल बैंक। और फॉरेन बैंक्स की अगर बात करें तो फॉरेन बैंक्स के लिए, जिन फॉरेन बैंक्स की ब्रांच इंडिया में 20 से अबव है, सॉरी लेस देन 20 है, जिस फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में लेस देन 20 ब्रांच है, उन बैंक्स को 40% तक का ही देना होता है, लेकिन उनका हर साल ना 2% इंक्रीमेंट होता रहता है। होता क्या है कि अगर किसी फॉरेन बैंक ने इस साल आपका 36% दिया, सपोज 36% दिया, तो उसको अगले साल अब 38 देना होगा, उससे नेक्स्ट ईयर उसको 40 देना होगा। इस तरीके से उसका हर साल ना 2% इंक्रीज होता रहता है, तो ये याद रखिएगा। साथ के साथ अगर सपोज करो कि किसी बैंक का, सपोज करो कमर्शियल बैंक का एएनबीसी 100 करोड़ रहा, उसकी टोटल कमाई और उसके टोटल खर्च में से बचा जो है उसके पास वो 100 करोड़ बचा है, और उसको पीएसएल में 40% देना था, तो यानी उसे 100 करोड़ का कितना देना था, 40 करोड़ रुपए देना था। 40 करोड़ में से सपोज करो किसी बैंक के पास ना 35 करोड़ ही है और 5 करोड़ का घोटाला है, या 5 करोड़ ना उसके पास है नहीं, अभी उसने किसी और जगह पर लगा रखे हैं वो, तो 5 करोड़ वो अगर नहीं दे पा रहा है ना, तो वो 5 करोड़ की उसके पास पेनल्टी लगेगी उस बैंक के ऊपर, और वो 5 करोड़ की जो पेनल्टी होगी वो एक्चुअली वो उस फंड को कहां पर देगा पता है, वो उस फंड को आपका देगा आरआईडीएफ में, ठीक है। वो कहां पर देगा उस फंड को, आरआईडीएफ में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जा चुकी है पेपर में कि अगर कोई बैंक अपना एएनबीसी का परसेंट पूरा नहीं दे पाता तो बाकी परसेंटेज कहां जाता है, वो जाता है आरआईडीएफ में। समझ आई बात क्लास? ओके। और अगर सपोज करो सेम एज ऐसा फॉरेन बैंक्स के साथ हो कि फॉरेन बैंक को 40% बोला हुआ है लेकिन 40% वो पे नहीं कर पा रहा और उसने 35% दे दिया है, 5% रह गया है, तो वो 5% का फंड जो है वो एक्चुअल में कहां जाएगा बताओ मुझे, फॉरेन बैंक्स का पेनाल्टी के रूप में वो कहां जाएगा, कहां जाएगा क्लास वो? नो। आईडीएफ, व्हाट इज आईडीएफ तनाया? दैट वाज आरआईडीएफ था वो जो मैंने कमर्शियल बैंक्स के लिए बताया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड में नहीं जाएगा तनाया। बाकी क्लास रवि कौशल, राहुल कुमार, सुशील, भूपेश, काजल मिश्रा, ये सब कहाँ हो भाई? बताइए क्लास। थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो फॉरेन बैंक्स का फंड है और वो पेनाल्टी है, वो कहाँ जा सकता है? यस, गुड तनाया, ये जाएगा आपका सिडबी में, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी है। अगर एनबीसी में फॉरेन बैंक्स का कुछ भी फंड लोन रहता है और वो अपना परसेंटेज नहीं दे पाते और बाद में देते हैं तो वो जाएगा सिडबी में, जबकि अगर कमर्शियल बैंक के साथ ऐसा होता है तो उनकी वो पेनल्टी जाएगी आरआईडीएफ में, ठीक है।
सो ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। ठीक है क्लास। सो चलिए उसके बाद आपके प्राइवेट, ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बाद हम एक चीज की और बात कर लें। इट्स योर PSLC। PSLC इज नथिंग, बस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सर्टिफिकेट होता है ये। जो सर्टिफिकेट हमारा बेसिकली क्या करता है, दैट गिव अ मैकेनिज्म टू इनेबल बैंक्स टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट and the sub targets by the purchase of these instruments in the event of shortfall। यानी सिंपल से शब्दों में सुनो कि अगर सपोज करो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कभी बैंक कुछ पे नहीं कर पा रहा अपना जो उसको अमाउंट देना था, ठीक है, जो टारगेट दिया गया वो नहीं पे कर पा रहा, तो या तो उसके पास क्या होगा, शॉर्टफॉल होगा, या फिर उसके पास सरप्लस होगा। सरप्लस के दौरान पर तो वो बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम दे देगा क्योंकि उसके पास सेविंग्स रखी हुई है, लेकिन अगर शॉर्टफॉल है तो यानी उसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए आपका ना ये उसके लिए आपका ये PSLC बना हुआ है। PSLC सर्टिफिकेट बना हुआ है, जिस सर्टिफिकेट के थ्रू ना वो क्या कर सकता है, RBI का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ई-कुबेर। ठीक है, शायद मैंने ये नाम पहले भी बताया हो। ई-कुबेर से वो क्या कर सकता है, उस फंड को ले सकता है और PSLC में दे सकता है अगर उसे पेनाल्टी नहीं लगानी है तो। ठीक है क्लास। सो ई-कुबेर RBI का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां से PSLC के थ्रू, इस सर्टिफिकेट के थ्रू वो बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपने लिए पैसा मांग सकते हैं और वो PSLC सेक्टर में दे सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से PSLC को इशू करने के लिए 4 सेक्टर ही ऐसे हैं जहां पर ये इशू किया जा सकता है PSLC। फर्स्ट वन इज ऑफ योर एग्रीकल्चर, सेकंड वन इज ऑफ योर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, थर्ड वन इज ऑफ योर माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड द थर्ड वन इज जनरल। देखिए पहले तो आपको एग्रीकल्चर तो समझ में आ ही गया होगा, सिंपल, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में PSLC इशू हो सकता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलेंगे, व्हाट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्लास, व्हाट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? देखिए टर्म्स जो यूज की जा रही है ना, ये बहुत ऐसे ही नहीं है, यानी इनका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना। फार्म लेबर्स, how you can define Kanika, it's a small farmer, it's marginal farmer। भूपेश तिवारी, स्मॉल फार्मर। यस, एक्चुअल में लैंड के अकॉर्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को गरीब किसान, मानस खन्ना, ये क्या आंसर करा भाई आपने, गरीब किसान। देखिए जनरली जो स्मॉल आपके फार्मर्स होते हैं ना, उनकी जो लैंड होती है इट्स 1 to 2 हेक्टर लैंड होगी जिनके पास, वो आपके स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं। जबकि मार्जिनल फार्मर्स होते हैं आपकी जिनकी सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड होती है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी 1 to 2 हेक्टेयर लैंड होती है, जबकि मार्जिनल में सिर्फ 1 हेक्टेयर होगी, अप टू 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो बेसिकली वहां पर RBI इनके लिए PSLC इशू कर सकता है। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए मैं बता ही चुका हूँ, माइक्रो इंटरप्राइजेस आपके क्या होते हैं, माइक्रो में आपका जहां पर सिर्फ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस में आते हैं, उनके लिए इशू हो जाता है। हाँ मानस, गरीब किसान जो सरकार की योजनाओं पे डिपेंडेंट होते हैं। मानस, डू यू नो, डू यू बिलोंग फॉर विद द रूरल एरियाज? कभी रूरल एरियाज गए हो आप? कभी किसानों को काम करते हुए खेतों में देखा है? नो, यू डोंट बिलोंग फ्रॉम द रूरल एरियाज। मानस, खैर क्या कहूँ इसके लिए, बाद में किसी दिन मुझे मौका मिला तो आई मेक इट, बट अभी तो खैर रहने दो, मुझे टॉपिक फिनिश करना आज ना बाहर। ठीक है,
तो देखिएगा, पीएसएलसी में माइक्रो इंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो अप टू 10 लाख का जहां पर इन्वेस्टमेंट होता है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस में आते हैं। वहां पर आरबीआई ये पीएसएलसी इशू कर सकता है। उसके साथ जनरल में क्या कौन आता है? जनरल बताइए, पीएसएलसी क्लास। अच्छा, अमर जी तो फेवरेटिज्म करेगा मानस का। नो। व्हाट इज जनरल क्लास? Because I'm belonging to rural area, sir. ओके अमर जी, तो प्लीज मानस को एक क्लास दे दीजिएगा मेरी तरफ से रूरल एरियाज के बारे में, प्लीज अमर जी, है ना? Okay, sir. क्लास पीएसएलसी जनरल में क्या आएगा बताइए मुझे, जनरल से क्या मतलब समझते हैं आप? मानस, इट्स ओके नॉट टू से अबाउट सॉरी। आई डोंट वांट टू मेक यू फील गिल्टी, और ऐसा नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा आपने जो बात कही। डोंट से सॉरी, इट्स ओके। यू हैव राइट टू स्पीक, यू कैन स्पीक। स्पीच ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बताइए क्लास जनरल में क्या आता है? ऑल एलिजिबल, 4 एलिजिबल कैटेगरीज। देखिए जनरल ने चीजों में ना, एक्चुअल में यहाँ पर आपके वो लोग आते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको याद है ना, मैंने पीएसएलसी के जो अमी हसरो बताया है, अमी हसरो में इन सबको हटाकर, मतलब एग्रीकल्चर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को हटाकर जितने बचे हैं वो सब जनरल में रख सकते हो आप, ठीक है? मानस, जो आपको अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, आपकी शरण में हो। मानस, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, मैं दिन को कहूँ रात तो तुम रात कहोगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करोगे, ऐसे वाला काम होगा क्या? एग्जैक्टली अमर जी, सही बात है, बड़ी बड़ी क्लासों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सिमरन, इतना ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है? चलिए, तो एज पर दी जनरल में कौन आता है समझ आ गया। जनरल में ये सारे जो कि अमी हसरों में बचे हैं, बाकी जनरल में रखे जा सकते हैं, इनके लिए आरबीआई जो है पीएसएलसी इशू करा सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है? मानस बस करो। Under the PSLC mechanism, the seller sells fulfillment of the priority sector obligation and the buyers buy the obligation with no transfer of risk or loan assessed. सिंपल सी बात है, पीएसएलसी मैकेनिज्म में ना सेलर को सेल करने की बहुत अच्छे से रहता है, उसको कोई ऑब्लाइज नहीं कर सकता। साथ के साथ बायर भी जो है वो विदाउट किसी ऑब्लिगेशन के बाय कर सकता है, और इसमें नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ठीक है? ट्रांसफर का रिस्क भी नहीं रहता, ना ही किसी लोन के असिस्ट का कोई रिस्क रहता, ठीक है? साथ के साथ जितनी भी पीएसएलसी इश्यूज होती हैं, जिन बैंक्स को इश्यूज होती हैं पीएसएलसी, उनकी एक्सपायरी जो होती है वो मार्च 31 को होती है एवरी ईयर, और उसके बाद इनको दोबारा से इसको वेरीफाइड रिन्यूअल कराना पड़ता है, तब जाकर ये क्या कर सकते हैं, पीएसएलसी के थ्रू चीजें कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नाबार्ड। नो कनिका, अगर किसी बैंक के पास सरप्लस है तो वो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा उसे कुछ, लेकिन एक्चुअल में वो सरप्लस को अपने सेव करके रखे बाकी के शेयर्स के लिए, ठीक है? और बाकी वो किसी अदर बैंक को नहीं दे सकता, जब उस बैंक के पास शॉर्टेज होगी तो नहीं दे सकता, ठीक है? क्योंकि आरबीआई बैंकर्स ऑफ बैंक है ना, आरबीआई को देखना है, बाकी एक दूसरे से हम लोन नहीं कर सकते ना कि एसबीआई वाला पीएनबी से मांग सके, जाना आरबीआई के पास ही पड़ेगा। ठीक है क्लास, सो दिस इज
क्लास में पहले ही बोल चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, कुछ टॉपिक्स कवर अप हो जाने दो। आरबीआई पर बहुत पैसा है, इसका मतलब हाँ एग्जैक्टली कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में रखा हुआ है। इवन एसएलआर को भी आरबीआई कह देता है कि ऐसा करो, तुम अभी बच्चे हो, बैंक्स को बोल देता है तो तुम मुझे दे दो ये पैसा, मैं सेव रख लूंगा, आपके पास नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका टॉपिक जिससे भी इसके क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली। सो मैं एक मतलब क्लासेस लूंगा आगे भी, एंड में जब लूंगा तो सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी पढ़ते रहिए, मैं आज इसका पीपीटी आपको शेयर करा दूंगा। क्लियर क्लास? तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डू विद द टॉपिक मे बी सिड बी कराऊं, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे कि क्या कराना है। ठीक है क्लास? सो हाँ हरिमोहन, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो ये मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ ना, यही पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा क्लास। हरिमोहन डोंट वरी, ठीक है। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे, पढ़ते रहिए और मिलते रहेंगे ऐसी क्लासेस में जब तक है जहाँ। और मानस, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ये मत करना प्लीज। सर देखो मानस से बोल अमरजीत, दीजिए हम भूत। अमरजीत फिर आ गए। हाँ जी अमरजीत, अमरजीत बोलो। मानस से बोल दीजिए सर, हम भूत उत नहीं है, हमसे डर रहा है वो। अच्छा चलिए कोई नहीं, डराओ मत, उससे पर्सनली बात कर लो आप। ओके बाय क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।